नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजस्थान से चुनाव मंच पर ये लगातार राजस्थान का चुनावी संग्राम आप देख रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है। राजस्थान के चुनावों में कौन किस पर पड़ रहा है भारी, किसके मुद्दों में है दम और जनता किस पर करेगी विश्वास। इसी के लिए खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान प्रदेश प्रभारी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मैं एक सवाल के साथ करूंगी, चूंकि आज एक वीडियो कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रचारित की जा रही है और वो वीडियो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोस्ती की। राहुल गांधी जब आते हैं दोनों ने रिसीव करने जाते हैं, तब भी राहुल गांधी वीडियो ट्वीट करते हैं और एक वीडियो दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी की कब नजर आएगी? देखिए, एक कई बार कोशिश ऐसा करते हैं, लेकिन सबको राजस्थान में मालूम है कि कई बार गहलोत जी ने सचिन पायलट के लिए नकारा निकम्मा शब्द का उपयोग किया है। कई बार, एक नहीं कई बार ऐसा नकारा है, निकम्मा है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। और यह दो लोग कभी भी एक साथ नहीं बैठते। जरूर राहुल गांधी आते तभी एक साथ दिखते हैं, अन्यथा अलग अलग ही इनके रास्ते हैं। तो ये तो दिखावटी है, दोनों अलग अलग ही हैं, मान के चलना चाहिए। और किसी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से अगर कोई अपमान किया हो, टेलीविजन के माध्यम से अगर बोला हो कि सचिन पायलट के लिए नकारा और निकम्मा है, तो वह व्यक्ति कैसे भूल सकता है? लेकिन ये तस्वीर हमें बीजेपी में नजर क्यों नहीं आती? बीजेपी में कहा तो जाता है कि सब ऑल इज वेल है, लेकिन मंच पर क्यों नहीं दिखता? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मंच पे हैं। एक भी कार्यक्रम आप दिखाइए जहां पे नेता मंच पे एक साथ ना हो। हर कार्यक्रम में सभी नेता एक मंच पे होते हैं और एक साथ, ऐसा नहीं वो इंतजार करते हैं कोई राष्ट्रीय नेता है तब एक साथ मंच पे रहेंगे। हमेशा एक मंच पे रह करके एक साथ निर्णय लेते हैं और उस निर्णय का सब पालन करते हैं। हमारे यहाँ एकता है, नेताओं में एकजुटता है और सामूहिकता का भाव है। और कांग्रेस में जो है वो बिखराव है और आपस में एक दूसरे के प्रति संघर्ष का भाव है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही जब आप प्रदेश के प्रभारी बने? चुनावी राज्य है और ऐसी पार्टी जिसके बारे में सियासी गलियारों में चर्चा यही थी कि गुटबाजी बहुत है, कई सारे गुट बन चुके हैं, ऐसी बारात है जिसके कई सारे दूल्हे हैं। क्या चुनौती रही आपके सामने? जब मैं राजस्थान का प्रभारी बना तो मीडिया के माध्यम से जरूर बताया गया कि भाई यहाँ पे गुटबाजी है, लेकिन राजस्थान में मैं आके देखा तो कोई गुटबाजी नहीं। सभी नेता एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। और चुनौती यह देखी कि अशोक गहलोत जी लगातार कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो उनको टुकड़ों में चुनाव कराना, डिलिमिटेशन करना। और जब यह आए कि अब अशोक गहलोत जी की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, फिर उसके बाद एक चुनाव की घोषणा कर देना। कभी बीमार हो जाना, कभी और तो और, कभी पैर में चोट दिखा करके चोट लगी है तो कई दिन वह अस्पताल में थे या घर पे थे। तो इस प्रकार का अनेकों बार राजस्थान के जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया है कि कुर्सी बचाने के लिए केवल आपका ध्येय है कुर्सी बची रहे, और राजस्थान का जितना विनाश हो सके उन्होंने विनाश करने का काम किया। यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसने इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में कैसे प्रभावी रूप से उठाया जाए, क्योंकि राजस्थान की जनता लगातार त्राहिमाम कर रही है। यह बहुत बड़ी चुनौती थी, इसको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जनता के मुद्दे को लेकर के उठाने का काम किया। बार बार कुर्सी का जिक्र बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। कांग्रेस से शिकायत करती है कि हमारी कुर्सी तो आप ही हिला रहे थे, बैठने ही नहीं दे रहे थे, काम ही नहीं करने दे रहे थे। हम नहीं हिला रहे थे, जनता, राजस्थान की जनता बार बार उनकी कुर्सी हिला रही थी। जब कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, प्रतिदिन ऐसी घटनाएं जो पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली है। आपको मालूम है करौली में घटना किस प्रकार से घटित हुई? करौली में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद उस पर एसिड डाला गया। एसिड डालने के बाद उसको कुएं में डाल दिया गया और फिर उसके बाद भी उसकी माँ गई तो उसको एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। जब डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी धरने पे बैठे तब जाके जांच हुई, तब जाकर के एफआईआर लिखी गई। ऐसे अनेकों घटनाएं राजस्थान में हुई है। तो कुर्सी तो जनता उनकी लगातार अशोक गहलोत जी की हिला रही है। लेकिन उनके घर में झगड़ा था और ताली बीजेपी पीटती हुई नजर आ रही थी। ताली नहीं, ये जो जन संवेदना के इशू हैं उनको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरजोर किया है। और जब युवाओं के साथ अत्याचार हुआ लगातार,
कोई सोच सकता है कि एक दो बार तो पेपर लीक हो, 19 बार पेपर लीक होना, और तो और बस के अंदर पेपर की चोरी करा देना, ऐसी घटनाएं के माध्यम से राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा महसूस किया और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत जी किए। उन मुद्दों को लेकर के जा करके जनता के साथ मिलकर के संघर्ष करना यह वास्तव में चुनौती थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ मिलकर के किया। जब इतना सब कुछ हो रहा था और आपने कहा कि प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा था, तो इस बार बीजेपी को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी? इस बार सांसदों को चुनावी मैदान में क्यों उतारना पड़ा? ये तो केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय लेना होता है। किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी दायित्व मिल सकता है। यह व्यवस्था परिवर्तन लगातार पार्टी में होती रहती है। जो भी केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया, पार्टी के कार्यकर्ता सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। यही तो मौका कांग्रेस को मिला। कांग्रेस तो कह रही है कि भाई डर चुके हैं ये लोग और इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए सांसदों को, बिग फेसेस को चुनावी मैदान में उतारकर वैतरणी पार लगाना चाहते हैं। अरे कांग्रेस डरी तो कांग्रेस है। कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा जी कहती हैं कि अशोक गहलोत जी मैं सुरक्षित नहीं हूं और ऐसे करोगे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस के ही मंत्री और विधायकों ने टीवी पे आकर के बोला कि अशोक गहलोत जी इस प्रकार से अगर शासन चला रहे हैं तो इतने कम विधायक आएंगे कि एक फॉर्चूनर में भी बैठ करके विधानसभा नहीं जा पाएंगे। तो डरी हुई तो कांग्रेस है, शुरू से डरे हुए तो अशोक गहलोत जी उनके मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो मुद्दे प्रभावी रूप से उठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव जनता के मुद्दों को लेकर के और संघर्ष करते हैं, उठाने का काम किए हैं। जब इतना सब कुछ सिंपल है और जब इतना सब कुछ आसान है, तो मुख्यमंत्री के नाम पर इतना सस्पेंस क्यों? कोई सस्पेंस नहीं। 2017 के कई बार नेता का घोषणा होता है, कई बार नहीं होता। आपको ध्यान होगा 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी नेता मुख्यमंत्री के रूप में कोई घोषणा नहीं हुई, बिना नेता का चुनाव हुआ। 2017 के समय आपने देखा कि वहां पे उत्तराखंड में भी कोई नेता का डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ तक कि पहला चुनाव जब असम का हुआ वहाँ भी नेता का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ। फिर भी हम 3/4 बहुमत से आए। उत्तर प्रदेश में 2017 में 3/4 बहुमत से आए और कोई नेता डिक्लेयर नहीं था। उत्तराखंड में 3/4 बहुमत से आए, कोई नेता डिक्लेयर नहीं था। और राजस्थान में भी 3/4 बहुमत से आएंगे, कोई नेता डिक्लेयर नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन सब का एग्जाम्पल देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो कई सालों बाद, कई दशकों बाद आपकी सरकार आई थी। तो सवाल तो विरोधी ये भी पूछते हैं ना कि वहां तो आपकी सरकार ही नहीं थी, यहाँ तो 2018 के काम गिनाने के लिए वसुंधरा राजे का चेहरा तो है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में भी इससे पहले हमारी सरकार, एक टर्म छोड़ दीजिए तो हमारी सरकार थी। 2017 का टर्म छोड़िए तो उससे पहले हमारी ही सरकार थी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हमारी सरकार थी, केवल 13-14 साल हमारी सरकार नहीं थी। तो ये देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि नेता का डिक्लेयर करना है, चुनाव में नेता को नहीं डिक्लेयर करना है, सामूहिक रूप से भी चुनाव लड़ना है या किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए डिक्लेयर करना है। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सभी जो है हमारे उम्मीदवार और प्रत्याशी केवल और केवल कमल के फूल हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कमल का फूल है, तो सब कार्यकर्ता उसी भाव के साथ लगे हुए हैं। कमल का फूल निशान भी है और चेहरा भी है, ये घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई। लेकिन जो बागी हैं वो शायद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ही चर्चा होती है टिकटों की, बागियों ने बहुत ज्यादा आपको परेशान करना शुरू किया है। नहीं, बागी बहुत कम है। अगर पिछली तुलना 2018 की अगर कंपेरेटिव लें तो इस बार अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत कम लोग हैं। और 44 ऐसे हैं, 44 ऐसे हैं जो नेता जिन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। बहुत कम ऐसे लोग बचे हुए हैं और उनको पार्टी ने निकाल दिया है। लेकिन 2018 और 2013 से कम इस बार बागी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की श्रृंखला देखेंगे तो कांग्रेस की श्रृंखला में बागी उम्मीदवार हमसे 3 गुना है। यह कांग्रेस में कांग्रेस कहती है आप हमारा घर क्यों देखते हैं, आप अपना घर क्यों नहीं देखते हैं? हम तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं, आप लाल डायरी में भटकाना चाहते हैं। तो लाल डायरी में काले कारनामे कांग्रेस के हैं तो उसकी बात करेंगे। अगर हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर किसी ने गरीब जनता को लूटा है और लूट का हिसाब लाल डायरी में है, तो लाल डायरी के मुद्दे को तो हम उठाएंगे क्योंकि वह जनता का मुद्दा है। अगर काले कारनामे आप नहीं किए होते तो लाल डायरी में क्यों लिखा जाता? और हमने क्या, वो तो कांग्रेस के गहलोत सरकार के मंत्री ने मुद्दे को उठाया। अब हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हम अगर नहीं बोले
तो जनता को भी लगेगा कि यह क्यों नहीं बोल रहे। हमने नहीं उठाया, गहलोत सरकार के मंत्री ने ही लाल डायरी लेकर के आए और उनके बहुत विश्वसनीय थे। इस लाल डायरी को लेकर ही तो अशोक गहलोत कहते हैं कि ये आपका डर है, चूंकि वो तो काल्पनिक है, उसमें कुछ बात सच है नहीं, ये गृह मंत्रालय के द्वारा रची हुई साजिश है। नहीं, यह अशोक गहलोत जी को मालूम है कि यह अभी भरतपुर में संत विजयदास जी ने 551 दिन 551 डेज धरने पे बैठे माइनिंग माफिया के खिलाफ। वो यही कह रहे थे कि आदि बद्री पर्वत को किसी तरीके से बचा लिया जाए। वो खनन हो रहा है, तो खनन के माध्यम से वो जो जिस पर्वत की पूजा करते हो वो पर्वत नहीं रहेगा, उसके लिए धरने पे बैठे। 551 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और क्यों? क्योंकि माइनिंग माफियाओं से सरकार के मंत्रियों को पैसा जा रहा था, एक एक जनता जानती है। अंत में आकर के संत विजयदास जी ने आत्महत्या किया सरकार को कोसते कोसते। तो आपको काला धन इतना पसंद है, माइनिंग माफिया इतना पसंद था कि संत भी आत्महत्या करना पड़ा, और वो भी 551 दिन बाद। तो वही तो सब लिखा हुआ काले अपने लाल डायरी में, सारे उसमें लिखे हुए। और मैं बता रहा हूँ, सरकार बनते ही यह मान के चलिए SIT बनाई जाएगी और उसके माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करके जो भी गरीब जनता का पैसा लूटा गया है वो SIT के माध्यम से पकड़ करके उन दोषियों को सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जाएगी। आप लाल डायरी की बात करते हैं, अशोक गहलोत 7 सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, अपनी योजनाओं को गिनाते हैं कि जो मैंने राजस्थान में करके दिखाया वो पूरे देश में कब करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री? वो करके दिखाए, यही तो बात है। जो उन्होंने किया उसकी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 7 गारंटी हम देने वाले हैं। अब बताइए, अगर वह 5 साल शासन किए हैं तो बताइए ना, कितनी सड़कें बनाए, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल बनाए, इसकी बात करना चाहिए। कितने इंडस्ट्री यहाँ पे आई, इसकी बात करना चाहिए। लेकिन उनको याद नहीं होगा, क्योंकि देश का पहला ऐसा एक मुख्यमंत्री है, पहला मुख्यमंत्री कि जो बजट पढ़ रहे हो 5 मिनट तक पिछला ही बजट पढ़ रहे हो फिर भी ध्यान नहीं हो, दूसरा व्यक्ति आके बताता है कि गहलोत जी ये तो पिछले साल का बजट पढ़ रहे हो। तो क्या राजस्थान की जनता का भला करेंगे? आइए, जो आपने काम किया बताओ ना। बताते तो हैं, 22 लाख से ज्यादा किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया, 25 लाख का जो बीमा दे रहे हैं उसका जिक्र करते हैं, OPS की बात करते हैं, तो गिनाते तो हैं वो। अगर किसानों का कर्जा माफ किए होते तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसान कलेक्ट्रेट के सामने आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसकी जमीन कुर्की हुई। अगर किसानों का कर्जा माफ किए होते तो 19,400 किसानों की जमीन नहीं नीलाम होती। अगर उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया होता तो कन्हैया लाल आत्महत्या नहीं करता पेपर लीक के कारण। कुछ भी नहीं किया। राजस्थान की जनता जानती है कि छलावा और धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार राहुल गांधी के झूठ के सहारे आई है। 1, 2, 3, 4, 10 की गिनती उन्होंने गिना। किसान का कर्जा माफ करेंगे, युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे, झूठ के सहारे आई है। इसीलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को इतना तेजी से धक्का मारेगी, और वो धक्का ऐसा धक्का होगा कि 20 साल तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आने की सपने में भी नहीं सोचेगी। अच्छा, मैं बयानों को पढ़ रही थी, जिस तरीके के बयान इस पूरे राजस्थान में दिए जा रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी छोटी मछलियां ही नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी फंसेंगे। मगरमच्छ से किसकी तरफ इशारा है? कई कांग्रेस के मंत्री इन्वॉल्व है। ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर का लीक जो हुआ, पेपर लीक में 1-2 बार पेपर लीक हो तो समझ में आता है। जब 19 बार पेपर लीक होता है तो मंत्री भी इन्वॉल्व हैं और अधिकारी भी उसमें मिले हुए हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले हुए हैं, तभी इतनी बार पेपर लीक हुआ। उनकी इंक्वायरी कराएंगे, युवाओं को न्याय देने का काम करेंगे। एक परिवार आप समझिए किस उधार लेकर के, कर्ज लेकर के कैसे बच्चे को पढ़ाता है, और फिर बच्चा जा कर के एग्ज़ाम परीक्षा देता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा पेपर लीक हो जाता है, और मंत्रियों के रिश्तेदार को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, मंत्री के रिश्तेदार को नौकरी मिल जाती है, और राजस्थान का आम युवा दर दर की ठोकरें खाता है। क्या किया? आखिर राजस्थान के युवाओं ने क्या बिगाड़ा था? गहलोत जी से पूछिए तो। और ऐसा मुख्यमंत्री तो मैंने कभी देखा ही नहीं किसी राज्य में कि स्वयं गृह मंत्री, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की, और राजस्थान के विधानसभा में 5 साल में एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की है, जबकि 10 लाख से अधिक आपराधिक घटनाएं घटी।
राजस्थान में जो रिकॉर्ड है नंबर 1 पे महिला अत्याचार है पूरे देश भर में। देखिए आप उसके बारे में बोलते ही नहीं। उस पर तो अशोक गहलोत कहते हैं ना कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि कहीं पर कितनी भी घटना, कैसी भी घटना होगी, रजिस्टर्ड होगी उसकी एफआईआर, इसीलिए केसेस ज्यादा दिखते हैं। रजिस्टर्ड नहीं, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उसमें केवल एक काम करने का किया कि पुलिस जाती थी और पुलिस जा करके पीड़ित परिवार के पास दबाव बनाती थी कि केस मत दर्ज करो, 10 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो। ऐसे अनेकों, सवाई माधोपुर से लेके दौसा ले लीजिए, कितने जिले के बाद बताएं। यहाँ तक कि जो लड़की को भट्ठे में जिंदा जलाया गया, भीलवाड़ा में बच्ची को जिंदा जलाया गया, वहाँ पे भी जाके पुलिस वाले यह कह रहे थे अशोक गहलोत जी सरकार के दबाव में कि केस को रफा दफा कर लो, एफआईआर मत दर्ज करो। उस बेचारी लड़की के तो जान गई और पुलिस इंक्वायरी करने के बजाय राजस्थान में जाकर के पीड़ित परिवारों से दबाव डालती थी कि आप एफआईआर मत दर्ज कराओ, केस रफा दफा कर लो, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जो लोग हैं उनकी इंक्वायरी करा के उनको सजा देने का काम करेगी, उनको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने इंक्वायरी कराया होता, पुलिस प्रशासन ढंग से काम किया होता तो इन घटनाओं पर ब्रेक लगता, घटनाएं बढ़ती नहीं। यह हुआ है। अच्छा, कांग्रेस का एक और बड़ा प्रमुख आरोप है आप लोगों पर कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। अभी जितनी भी रैलियां गृहमंत्री अमित शाह की हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया गया, उदयपुर का कांड उठाया गया। सवाल वो ये पूछते हैं कि ये आरोपी तो आप ही से मिले हुए थे, हमने तो कार्रवाई कर दी, एनआईए ने क्यों नहीं की? ये प्लांटेड न्यूज है, कुछ नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, दबाव डाल करके उनसे एक वक्तव्य दिला दिया गया। नहीं तो यही समाचार 6 महीने पहले क्यों नहीं आया, 3 महीने पहले क्यों नहीं आया, अभी इस समय क्यों आ रहा है? सबको मालूम है प्लांटेड न्यूज है, उनसे जा करके कुछ बुलवाया गया है और 3 दिन बाद फिर बोलने लगेंगे कि नहीं दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी मति भ्रम हो गई है। आप बताइए, जो रामनवमी में कौन सा भजन चलेगा उस पर आप कहते हो कि परमिशन लो? भजन कौन सा चलाओगे उसकी परमिशन लो। रूट का तो आता है कि इस रूट पे चलोगे तो परमिशन ले लो, लेकिन भजन का भी परमिशन लो, ऐसा क्यों भाई? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? दंगे जब होते हैं तो दंगे में क्या होता है, आपका कठोर कार्रवाई करो। आप ये दंगे जो होते हैं आप देखते हैं कि दोनों समुदाय पूरी तरीके से लड़े और लड़ने के बाद फिर दोनों आए, फिर जाकर के हम कहें कि भाई दोनों दोषी हैं, अब इन पे कार्रवाई जो है दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा तो मैंने देखा, ढीला ढाला मुख्यमंत्री मैं कभी भी नहीं देखा कहीं पे भी। और मुख्यमंत्री की नीयत में ही खोट हो तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा? तुष्टीकरण तो वही काम कर रहे हो। आखिर में अब चुनाव एकदम नजदीक आ गया है, कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटों का दावा करेंगे? राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, इस बार पार्टी की ऐतिहासिक विजय होगी, ऐतिहासिक विजय। सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी, यह सबको जनता को पूरा विश्वास है। और मैं एक बताऊं, यह मीडिया को भी विश्वास है और जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी विश्वास है और जो और एनालिसिस करते हैं, पूरे देश भर के लोगों को मालूम है, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं वो सबको मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली, सबको मालूम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।